लाइट नहीं है। चलो क्या था अध्याय 1 ना। अध्याय 1 क्या है प्रोनाउन ये ना। अब यहाँ इसमें देखो, इसमें तो बता चुके थे वहाँ 1.1 पूरा हो चुका था। अब 1.2 के पहले 4 और 2-4 नियम समझ लो, है ना। जैसे यहाँ देखो आता है सबसे पहले योग कर्म विनेता गुण। योग कर्म विनेता गुण क्या है, ठीक है ना। तो योग कर्म विनेता यदि गुण लेते हैं तो यहाँ देखो योग कर्म विनिमेता देखो किसको बोलता है कि यदि कोई संख्या पद इधर रहे जोड़ में रहे, ठीक है ना, और वही संख्या उस पार में सिर्फ उसका क्रम बदल जाए, ठीक है ना, सिर्फ क्रम बदल जाए बाकी संख्या वही रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, योग कर्म विनेता। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि लेते हैं क्या a प्लस बी, क्या लेते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी वो बराबर में इधर हो जाए b प्लस ए, क्या हो जाए b प्लस ए। यानी कि यहाँ देखो संख्या जो रहेगा प्लस में सिर्फ वही संख्या उधर भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, क्रम चेंज होगा। क्या हो जाएगा, क्रम चेंज रहेगा। समझ में आ गया। क्रम का चेंज मतलब क्या हुआ कि इधर जो शुरू में होगा उधर वो लास्ट में होगा, और वो इधर का जो लास्ट होगा उधर जाके क्या होगा, शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो यहाँ पर यदि बोल सकते हैं कि a प्लस बी है इसके बराबर b प्लस ए, इसको हम क्या बोलेंगे, योग कर्म विनेता। क्या बोलेंगे, योग कर्म विनिमेता। समझ में आ गया, विनिमेता। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहाँ देखो कर्म विनेता समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो कि योग कर्म विनेता, योग कर्म विनेता यदि गुण के अंतर्गत कोई भी संख्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यदि किसी नियम के अंतर्गत यदि उसका मान दोनों तरफ बराबर आ जाए, यानी कि LHS में भी बराबर आ जाए और RHS में भी बराबर हो जाए, जैसे LHS हुआ अब बराबर RHS में भी यदि बराबर दोनों बार हो जाए तो इसको बोलेंगे समवृद्धि। क्या बोलेंगे, समवृद्धि। ठीक, समझ में आया। जैसे कि यहाँ की योग कर्म विनेता के अंतर्गत यदि लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 और प्लस 5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 प्लस 5 लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 3 हो जाएगा, ये हुआ है। तो 5 प्लस 3 तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बराबर इधर कितना हुआ, 5 और 3 8 हो गया। तो दोनों के अंतर्गत देखो क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, मान बराबर हुआ ना। तो यदि दोनों तरफ का मान बराबर हो जाए तो क्या होता है, समवृद्धि होता है। क्या होता है, वो समवृद्धि होता है। समझ में आ गया। तो बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या योग कर्म विनेता के अंतर्गत समवृद्धि होती है। समझ में आ गया। तो इसमें 2 चीज क्लियर हो गया, कर्म विनेता भी क्लियर हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर समवृद्धि भी क्लियर हो गया। समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब यहाँ पर देखो अगला है कि व्यंजन का क्रम विनेता। व्यंजन क्या, व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन नहीं है, व्याकलन है। व्याकलन है, क्या है, व्यंजन। व्यंजन तो वहाँ आता है संधि को व्याकरण का चीज आता है ना। यहाँ व्याकलन क्या होता है, व्याकलन होता है, ठीक है ना। तो व्याकलन देखो व्याकलन कहा जाता है घटाओ को, किसको कहते हैं, घटाओ को। समझ में आ गया। तो यदि कोई संख्या घटाओ के अंतर्गत घटाओ में रहे, क्या रहे, वो माइनस में रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, व्याकलन। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखो इसको मिटा दें। हाँ सर। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ a प्लस बी, अब b प्लस ए था तो योग कर्म विनेता बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही आ जाए a माइनस बी, क्या आ जाए, a माइनस बी। अब बराबर में इधर आ जाए b माइनस ए, क्या हो जाए, b माइनस ए। समझ में आ गया। तो हम इसको बोलेंगे क्या, व्याकलन का क्रम विनेता। क्या बोलेंगे, व्याकलन का
क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि यदि कोई संख्या प्लस के अंतर्गत क्रम चेंज हुआ हो तो उसको हम योग क्रम विनिमयता बोलेंगे, और यदि कोई संख्या माइनस के अंतर्गत यदि क्रम चेंज किया हो तो उसको क्या बोलते हैं? व्यकलन का क्रम विनिमयता। और योग क्रम विनिमयता के अंतर्गत कोई भी संख्या समृद्धि होती है, लेकिन व्यकलन के अंतर्गत कभी भी समृद्धि नहीं हो सकती है। समझ में आया? कोई भी संख्या यदि ले लेते हैं तो व्यकलन के अंतर्गत कभी भी वो दोनों का मान बराबर नहीं आ सकता है। नहीं तो जांच करके देख लेते हैं, जैसे कि a माइनस बी है, यदि हम a का मान लेते हैं 5, क्या है 5, और b का मान लेते हैं 3, तो b का कितना हो जाएगा? -3। अब बराबर इधर करेंगे तो इधर का जाएगा b पहले, तो b हो गया 3 और -5 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखो 5 में 3 घटाए तो कितना बचा? 2 बचा, बराबर यहाँ 3 में 5 घटाए तो कितना बचा? -2, बराबर है? बराबर है? नहीं ना बराबर। तो कभी भी व्यकलन के अंतर्गत कोई भी संख्या बराबर नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? यहाँ देखो कोई भी संख्या योग क्रमविनिमयता के अंतर्गत समृद्धि होती है, यानी कि बराबर होती है। समझ में आ गया? और उसको व्यकलन के अंतर्गत, व्यकलन के क्रम विनिमयता के अंतर्गत कभी भी कोई संख्या बराबर नहीं होती। समझ में आ गया? हमेशा एक प्लस में निकलता है, एक माइनस से निकलेगा। ठीक, समझ में? सीधी तौर पर हम लोग याद रखेंगे कि व्यकलन के क्रम विनिमयता के अंतर्गत कोई भी संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ देखो इस नियम को यदि योग में रहे तो उसको क्रम विनिमयता, यदि घटाओं में रहे तो उसको बोलेंगे व्यकलन का क्रम विनिमयता। समझ में आ गया? अब एक होता है गुणन क्रम विनिमयता। क्या होता है? गुणन क्रम विनिमयता। समझ में आ गया? तो गुणन क्रम विनिमयता देखो क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता मतलब क्या? क्रम को चेंज करना, क्रम चेंज करना, सब में क्रम चेंज होगा, ठीक ना। लेकिन योग बोले तो योग का मतलब जोड़, उसका व्यकलन बोले तो व्यकलन का मतलब व्यकलन का मतलब घटाओ। उसके बाद गुणनफल बोले, गुणन बोले तो गुणन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर बोल दे a गुना b, क्या होता है? a गुना b। अब बराबर इधर हो जाए b गुना a, क्या हो जाए? b गुना a हो जाए, ठीक ना। तो ये यदि यहाँ क्रम मतलब a गुना b रहे, उधर जाके b गुना a हो जाए तो यहाँ क्रम चेंज हुआ ना। पहले a था, अब बाद में b, लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ गया? b आ गया, अब बाद में ए आया ना, तो क्रम क्या हुआ? चेंज हो गया। समझ में? सिर्फ क्रम चेंज होगा, संख्या वही रहेगा, ठीक ना। संख्या वही रहेगा, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा? क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यदि किसी दो संख्याओं का गुणनफल में दूसरी तरफ उसका क्रम चेंज होकर और वो गुणनफल में आ जाए, दो या दो से अधिक संख्या की हो सकती है, हो जाए तो उसको हम बोलेंगे गुणन क्रम विनिमयता। क्या बोलेंगे? गुणन क्रम आ रहा है ये विनिमयता। समझ में आ गया? तो इसके अंतर्गत चलो बैठो बैठो जल्दी। गुणन क्रम विनिमयता के अंतर्गत भी कोई सभी संख्या क्या होती है? समृद्धि होती है। क्या होती है? समृद्धि, यानी कि बराबर होती है। ठीक, उसको जगह दीजिए बैठने के लिए, जगह आगे आ जाइए। ध्यान से देखना, ठीक। देखिए तो यहाँ पर यानी कि कोई भी संख्या एक ही संख्या मतलब कि दो संख्या गुना में रहे और उसका सिर्फ क्रम चेंज हो जाए, ठीक ना। समझ में आया? सिर्फ उसका उस पर में क्या हो जाए? क्रम जाके चेंज हो जाए और वो गुणन में रहे तो उसको बोलते हैं गुणन क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? गुणन क्रम विनिमयता। समझ में आ गया? और इसके अंतर्गत भी सभी संख्या जो होती है समृद्धि होती है। क्या होती है? समृद्धि। नहीं तो जैसे देखो उदाहरण के तौर पर यदि लेते हैं तो मान लेते हैं कि a का मान है 4, कितना है? 4, और b का मान लेते हैं 8, कितना मान लेते हैं? 8। तो याद रखो a का मान है 4, क्या मान है a का? 4, और b का मान लेते हैं 8, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 8 हो गया हुआ, और इधर बराबर में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम सिर्फ चेंज होगा, तो यानी 8 गुना 4 हो जाएगा। यही ना होगा? तो कितना हुआ? 8 चौके 32, और बराबर इधर भी क्या हुआ? 8 चौके 32, तो दोनों बराबर हुआ ना। तो गुणन और योग के अंतर्गत सभी संख्या का क्रम विनिमय का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यानी कि कोई भी यदि पूछेगा कि कोई भी संख्या समृद्धि कब हो सकती है, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी संख्या समृद्धि उस वक्त होगी यदि वो योग क्रम विनिमयता के अंतर्गत हो या तो गुणन क्रम विनिमयता के अंतर्गत हो। समझ में आ गया? तो योग क्रम विनिमयता और गुणन क्रम विनिमयता के अंतर्गत हमेशा संख्या समृद्धि होती है। बाकी बात व्याकलन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत हमेशा संख्या क्या होती है?
समृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया? यानी कि घटों में और भाग में कभी संख्या का मान क्रम चेंज करने पर बराबर नहीं आती है, लेकिन वही योग और गुणन करने पर संख्या का मान हमेशा क्या होती है? बराबर आती है। ठीक, कोई भी संख्या उठा के दे दो, ऐसा नहीं कि 8 4 और 8 लिए तो 4 8 ही लेना है। यहाँ पर हम कोई भी संख्या यदि लेते हैं, कोई भी संख्या को गुना करते हैं गुणन क्रमणता के अंतर्गत, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ठीक, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर सबको मिटा दें ये सब। देखो जैसे कि यहाँ पर गुणन क्रमणता में क्या था? a गुना b था। अब बराबर इधर क्या हुआ? क्रम में मतलब क्रम चेंज हुआ तो b गुना a हो गया, ये ना हुआ। अब इसको इस नियम को बोलते हैं क्या हम लोग? गुणन क्रमणता। क्या बोलते हैं? गुणन क्रम विनिमेयता। विनिमेयता समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? योग क्रमणता समझ में आ गया कि यदि कोई दो संख्या प्लस में रहे और वही क्रम चेंज करके उधर वही संख्या आ जाए प्लस में, तो उसको योग क्रमणता बोलेंगे। ठीक ना? और यहाँ कोई संख्या दो संख्या माइनस में रहे और वही दूसरा संख्या क्रम चेंज होकर माइनस में आ जाए तो उसको व्यकलन क्रमणता बोलेंगे। उसके बाद यदि कोई दो संख्या गुणन में रहे और वही संख्या उस पार जाकर गुणन में क्रमणता रहे, क्रम चेंज करके गुना हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गुणन क्रमणता बोलते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और एक होता है भाग क्रमणता। क्या होता है? भाग क्रमणता। तो भाग क्रमणता में क्या होता है कि a भागा b, अब बराबर इधर क्रम चेंज करेंगे तो b भागा a क्या हो जाएगा? b भागा a हो जाए तो इसको बोलते हैं हम भाग क्रम विनिमेयता। क्या बोलते हैं? भाग क्रम विनिमेयता। भाग क्रम विनिमेयता। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? योग क्रमणता, व्यकलन, उसके बाद गुणन और भाग, समाचारों तो समझ में आ गया ना? बस यही चार्टो पूछा जाता है अक्सर। ठीक, समझ में आ गया? अभी लिखना नहीं है, उतारने का भी समय देंगे। देखिए यहाँ देखिए, समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, अब ये इसमें बोलेगा समृद्धि और असमृद्धि। क्या बोलेगा? समृद्धि और असमृद्धि। इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि कौन समृद्धि होगा कौन असमृद्धि होगा, बता चुके हैं ना? अभी तुरंत बताया ना जस्ट, ठीक ना? फिर बता रहे। तो समृद्धि और असमृद्धि देखो क्या होता है कि यदि किसी मतलब क्या क्रम विनेता या तो कोई नियम के अंतर्गत यदि दोनों का मान बराबर हो जाए, क्या हो जाए? दोनों मान बराबर हो जाए दोनों पार का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समृद्धि। क्या बोलते हैं? समृद्धि है। और यदि बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे वो असमृद्धि, यानी समृद्धि नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? अगला जैसे टॉपिक है वहां पर कि समृद्धि और असमृद्धि। क्या बोले? समृद्धि और असमृद्धि। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर हो गया योग और दूसरा गुणन। इसके अंतर्गत संख्या हमेशा क्या होता है? समृद्धि होती है। क्या होती है? समृद्धि होती है। और उसके बाद ये और इसके अंतर्गत हमेशा क्या होता है? समृद्धि नहीं होती है। समृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो, समझ में आ गया? ये तो हुआ इसके अंतर्गत समृद्धि और समृद्धि नहीं होती, ये पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, समृद्धि क्या है ये देखते हैं। समृद्धि क्या? समृद्धि क्या है ना? तो समृद्धि देखो क्या बोलता है, ये कहता है यदि किसी पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक ही पूर्ण संख्या, यदि कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक ना, और उस संख्याओं का योग देखो
कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 3 प्लस 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 3 प्लस 4 लेते हैं, और क्या आया 7 आया। फिर 5 प्लस 2 ले लेते हैं, क्या आता है 7 आता है। 6 प्लस 4 लेते हैं, कितना होता है 6 प्लस 4 10 होता है। तो हमेशा क्या आ रहा है पूर्ण संख्या के अंतर्गत दूसरा भी क्या आ रहा है योग पूर्ण संख्या आ रहा है ना। तो यदि किसी संख्याओं के 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग पूर्ण ही संख्या आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं समृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं समृद्धि बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यदि कोई पूछेगा समृद्धि क्या है तो बोलेंगे जब पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही आ जाए तो वैसी संख्या समृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है समृद्धि कहलाती है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? तो यानी कि दो या 2 से अधिक कोई भी संख्या दो पूर्ण संख्या लें और उसको योग करने पर पूर्ण ही संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समृद्धि। ये तीनों जो लिखे ना एक दो दिखा रहा है कोई बात नहीं। चलो समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो आगे 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 देखो। तो यहाँ देखिए योग क्रमहीनता समझ में आ गया, व्याकरण क्रमहीनता समझ में आ गया, योग साहचर्य। अब यहाँ पर पढ़े एक योग साहचर्य नियम। क्या पढ़ते हैं योग साहचर्य नियम। ठीक योग नियम। ठीक योग साहचर्य नियम लिखे क्या है कि जब कोई 3 संख्या जैसे कि यहाँ पर देखिए योग साहचर्य रहता है जैसे a प्लस बी है, ये दोनों सी बराबर हो जाए a प्लस सी और प्लस में इधर क्या आ जाए b हो जाए। ठीक समझ में आया। यहाँ जैसे देखो कि यहाँ 2 संख्या रहे, 2 संख्या आपस में जुड़ा है एक साथ रहे ब्रैकेट में, ठीक है ना, और तीसरी संख्या अलग रहे। तीसरी संख्या क्या रहे अलग, यानी कि ये दोनों संख्या ब्रैकेट से अलग में रहे और यहाँ पर जाके ये संख्या किसी एक के साथ संधि करने। क्या करने संधि यानी कि दोस्ती करने। क्या करने दोस्ती करने। और इसको क्या करे साइड कर दे, या कोई भी दोनों में किसी संख्या को साइड कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं साहचर्य। जैसे कि मान के चलिए ये दोनों दोस्त है, क्या ये दोनों दोस्त है और ये तीसरा ये भी दोस्त है, लेकिन ये क्या है साइड का दोस्त है। क्या ये साइड का। ये दोनों जिगरी दोस्त है, ये दोनों क्या है जिगरी दोस्त है, और ये साइड का दोस्त है। क्या ये साइड का दोस्त है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये जो था सी जो था ये किसी में से ये दोनों में हल्का फूट डलवा के और ये दोनों किसी भी एक संख्या से क्या कर लिया ये जिगरी दोस्ती मतलब क्या जिगरी दोस्त बन गया। ठीक तो जिगरी दोस्त बन गया किसके साथ यहाँ बना ए के साथ ना, तो ए के साथ ये सी बन गया। ठीक ए और सी बन गया। समझ में आ गया। ए और सी दोनों मिल गया साथ में और प्लस में बचा क्या बेचारा बी बचा ना है। बेचारा बी को क्या कर दिया अब साइड वाला दोस्त बना दिया। क्या बना दिया साइड वाला दोस्त। तो ये साइड वाला दोस्त बना दे। यहाँ देखो साइड वाला दोस्त आया ना है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं साहचर्य। योग है तो योग साहचर्य। क्या योग साहचर्य नियम। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में किसी को इसमें दिक्कत? तो यदि कोई संख्या a प्लस जैसे कि यदि कोई संख्या लगातार जोड़ में रहे और तीसरी संख्या भी जोड़ में ही रहे, लेकिन पहले क्या रहे ये दोनों जैसे
दो संख्या एक साथ जोड़ में रहे और तीसरी संख्या अलग रहे और बाद में जाकर दो संख्या उसके साथ जाके जिगरी दो अति बन जाए और प्लस में भी अलग हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर क्या था? a प्लस बी था, a प्लस बी था और यहाँ c क्या था? अलग था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि c एक के साथ दोस्ती कर लिया, किसी एक के साथ दोस्ती कर लिया तो दोस्ती क्या थी? यहाँ पर क्या हुआ? a प्लस c हो गया और इधर प्लस में b क्या हो गया? साइड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? योग साहचर्य नियम। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे अब देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, योग साहचर्य के अंतर्गत भी यदि किसी संख्या लेते हैं कि ये इसके अंतर्गत हमेशा संख्या का मान क्या आता है? बराबर होता है। क्या होता है? अरे तीनों भले दोस्त है, ये जिगरी दोस्त था, ये अलग दोस्त था तो दोस्त है ना, है? इधर भी तो रहेगा तो दोस्त है ना। समझ में आया? चाहे इसके साथ दोस्ती करे, इसके साथ दोस्ती करे कि इसके साथ दोस्ती करे, बात तो बराबर है। दोस्त तो दोस्त रहेगा ही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लेते हैं a का मान 3 और प्लस b का मान 5 ले लेते हैं और प्लस में इधर 7 ले लेते हैं, बराबर इधर कितना हो जाएगा? a का मान कितना हो गया? 3 और प्लस 7 के साथ दोस्ती कर लिया 7, ये दोनों एक हो गया और प्लस में 5 क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ देखो 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ब्रैकेट का पहले कम ना, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसका कम होता है? ब्रैकेट का कम होता है। तो ब्रैकेट में 5 3 कितना हो गया? 8 और प्लस यहाँ कितना है? 7, बराबर इधर कितना हुआ? 7 3 10 और प्लस में यहाँ 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 8 है, 8 ब्रैकेट को जहाँ का देंगे तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा? 7 और बराबर इधर कितना हुआ? 7 3 10 5 10 और 5 यानी कि 8 7 कितना हुआ? 15, बराबर इधर कितना हुआ? 15 हुआ। समझ में आया? तो इधर से कम पकड़े उधर से कम पकड़े, बात तो बराबर है, हुआ तो मान तो बराबर है ना आया। तो मान यदि बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ये साहचर्य है। क्या बोलेंगे? ये साहचर्य है। ठीक, साहचर्य नहीं, समृद्धि। क्या? समृद्धि, समृद्धि है। क्या बोलेंगे? समृद्धि। यदि कोई पूछे कि क्या कोई संख्या साहचर्य योग साहचर्य के अंतर्गत समृद्धि होती है तो क्या बताइएगा? कोई भी संख्या योग साहचर्य के अंतर्गत समृद्धि होती है। क्या होती है? समृद्धि होती है। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो व्याकलन का एक साहचर्य नियम होता है। क्या होता है? एक व्याकलन का साहचर्य नियम। ठीक ना? तो व्याकलन का साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य तो पढ़ दिए, योग का साहचर्य में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, अब व्याकलन का साहचर्य होता है, मिटा दे सब। इसको उतारना है क्या? बाद में उतरवा देंगे। यहाँ देखो, योग साहचर्य में क्या हुआ? a प्लस बी, ये दोनों प्लस सी बराबर इधर हो जाए a प्लस सी अब b हो जाए बाहर। ठीक, समझ में आया? इसको क्या बोले? योग साहचर्य बोले। और एक होता है, अब क्या है अगला? अगला टॉपिक है व्याकलन। व्याकलन क्या है? व्याकलन। गप मत करो। व्याकरण साहचर्य, व्याकलन का व्याकलन का साहचर्य। ठीक, समझ में आ गया? तो जैसे कि यहाँ कोई संख्या रहे a माइनस बी इंटू हो जाए सी और बराबर हो जाए इधर a इंटू a माइनस बी माइनस सी, ये हो जाए। एक समझ में आया? यहाँ देखो कोई संख्या a माइनस बी रहे अब माइनस सी रहे अब बराबर इधर हो जाए a माइनस बी माइनस सी, इस तरह यदि हो जाए संख्या तो इसका मान हमें कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? जांच करते हैं, देखते हैं। अपने 4 माइनस 3 इंटू 5 हो जाता है, बराबर इधर हो गया 4 माइनस 3 और माइनस सी का मान हो गया माइनस
5। 4 में 3 गया 1, माइनस कितना हुआ 5, बराबर इधर क्या 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस कितना हो गया 3, ये माइनस दोनों में गुना होगा ना, है इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस और इधर माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि कितना हुआ -4 हो गया, यानी 1 प्लस में है और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे करेंगे तो माइनस है तो -5 बराबर इधर कितना हुआ 4 + 3 + 5 हो गया, तो यानी कितना हुआ -4 हो गया, अब बराबर 4 3 7 5 12, तो बराबर हुआ, बराबर हुआ नहीं हुआ बराबर, जब बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि कोई भी संख्या व्यवकलन का साहचर्य नियम के अंतर्गत समृद्धि नहीं होती है, समृद्धि नहीं होती है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? फिर गुणन के अंतर्गत देखते हैं, एक गुणन का साहचर्य देखते हैं, क्या देखते हैं गुणन का साहचर्य, गुणन का साहचर्य, तो गुणन का साहचर्य लेंगे तो यहाँ पर देखिए a गुना b लेते हैं, क्या लेते हैं a गुना b गुना c बराबर इधर हो जाए a गुना अब b गुना c, ये आपस में एक हो जाए, ठीक समझ में आया। इस तरह यदि कोई भी संख्या हो जाए जिसको हम बोलते हैं गुणन का साहचर्य नियम, क्या बोलते हैं गुणन का साहचर्य नियम, समझ में आ गया। और इसके अंतर्गत जो होती है कोई भी संख्या ले यदि लेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा, क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक ना। जांच नहीं तो कर लेते हैं, जांच करके देखते हैं, तो मान के चलते a का मान 2 है, b का मान 4 है, ठीक ना, इंटू c का मान लेते हैं 5 है, क्या है 5, तो इधर कितना हो गया a का मान 2 ही हो गया, गुना इधर 4 गुना 5 यही हुआ। अब यहाँ देखो 4 दूनी कितना हुआ 8 इंटू कितना 5 बराबर इधर कितना हुआ 2 गुना 5 के 20, यानी कि 8 गुना 5, 8 गुना 5 बराबर इधर 2 गुना 20 यही हुआ, तो यहाँ कितना हुआ 8 पंचे 40 बराबर कितना हुआ 40, तो दोनों बराबर है ना, तो LHS बराबर RHS कर सकते हैं। तो यदि दोनों पार किसी भी नियम कोई भी नियम के अंतर्गत यदि दोनों का मान दोनों पार का बराबर हो जाए मान, तो वो क्या होता है समृद्धि होता है, ठीक समझ में आ गया। तो सीधी तौर पर याद हम लोगों को रखना है कि कोई भी संख्या योग क्रम विनेता या तो गुणन क्रम विनेता के अंतर्गत समृद्धि होती है, समझ में आ गया, योग साहचर्य और गुणन साहचर्य के अंतर्गत समृद्धि होती है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब यहाँ तक किसी को उतारनी हो तो उतार सकते हैं। एक होता है और एक कुछ समझ लो, एक होता है योग तत्समक, क्या होता है योग तत्समक, समझ में आया। तो योग तत्समक में क्या होता है कि कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं योग तत्समक बोलते हैं, क्या बोलते हैं योग तत्समक, समझ में आ गया। जैसे जोड़ घटाओ जो भी करके हो और उसका मान कितना आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक समझ में आ गया। यानी कि देखो ये योग के अंतर्गत 0, ये योग के अंतर्गत इसमें थोड़ा सा योग अति में मिस्टेक हुआ, योजी तत्समक में देखो, योजी तत्समक में क्या होता है, इसको मिटा दे, देखो योज तत्समक क्या होता है, योज तत्समक समझ में आ गया। यहाँ मतलब एक नहीं आएगा, मन की कोई भी संख्या जोड़ने के अंतर्गत जितना शुरू में रहे a का मान जितना रहे उतना ही आ जाए, तो हम बोलेंगे क्या उसको योज तत्समक, समझ में आ गया। जैसे कि यदि कोई रहे a + 0, क्या रहे a + 0 तो बराबर क्या आ जाएगा a ही आएगा ना, यदि कोई भी लेते हैं b + 0 लेते हैं तो क्या होता है b आ जाएगा ना, समझ में आया। तो यानी कि किसी भी संख्या में दूसरी संख्याओं को जोड़ने पर वही रह जाए मान उसका, तो क्या बोलते हैं हम योज तत्समक बोलते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो उदाहरण के लिए लेते हैं, तो उदाहरण के लिए लेते हैं 18 + 0, क्या लेते हैं 18 +
जीरो, तो क्या हो गया 18 हो गया। फिर 24 प्लस जीरो लेता है तो क्या होता है 24 हो गया। 0 प्लस 30 लेते हैं तो इसका मान कितना आ गया 30 ही आ गया। 0 प्लस 50 लेते हैं तो क्या होता है 50 ही हो गया। तो ये सब जो संख्या है सब मतलब क्या है कि दो संख्याओं को किसी दो संख्याओं को जोड़ने पर जो पहली संख्या या दूसरी संख्या रहे उतना ही आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम योज्य तत्समक। समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत तो ये उतारिए अब इसकी करो।